ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टार्ट कर ली थी। कुछ चीजें डिस्कस करी थी उसमें, जैसे कि कैरी ओवर मोमेंट हमने सीख लिया था कल, कि कैरी ओवर मोमेंट आपका निकलता कैसे है। ठीक है, वो हमने कर लिया था कि कैरी ओवर मोमेंट आपका अगर वन एंड फिक्स है, फार एंड फिक्स है, तो फार एंड अगर फिक्स है तो उस केस में आपका m/2 प्रूव भी किया हमने इसको। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा फार एंड आपका हिंज या सिंपली सपोर्टेड। उस केस में आपका क्या पढ़ा आपने कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उसमें स्लोप जीरो करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा फार एंड कैंटिलीवर फ्री है अगर एंड आपका, तो उस केस में आपका -m। ठीक है, -m, क्योंकि आपका इसमें साइन चेंज होता है कैरी ओवर मूवमेंट का। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कैरी ओवर फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। कैरी ओवर फैक्टर के से पहले आपने पढ़ा था मोमेंट के बारे में। ठीक है, कि रिएक्टिंग मोमेंट और कैरी ओवर मोमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बस सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर एक साइड में मोमेंट लगा हो और वो मोमेंट अगर ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे साइड में कपल, तो इसका मतलब वो कैरी ओवर मोमेंट होगा। ठीक है, लेकिन रिएक्टिंग मोमेंट आपका किसी लोड की वजह से ट्रांसफर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कैरी ओवर मोमेंट आपका रिएक्टिंग मोमेंट हो सकता है, लेकिन रिएक्टिंग मोमेंट कभी भी कैरी ओवर मोमेंट आपका नहीं होगा। ये चीज आपने पढ़ी थी वहां पे। ठीक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे इजीली आपने। ठीक है, वो काफी इजी क्वेश्चंस थे। आज हम इससे आगे डिस्कस करते हैं कौन सी चीजें आपकी आने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, आज हेडिंग डालिएगा स्टिफनेस फैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग डालिएगा स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस फैक्टर और रोटेशनल स्टिफनेस। रोटेशनल स्टिफनेस, स्टिफनेस फैक्टर और रोटेशनल स्टिफनेस आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, स्टिफनेस फैक्टर और रोटेशनल स्टिफनेस। तो यहाँ पे देखिए, आपने एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको एक, इससे पहले आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, अगर आपने सोम पहले पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक स्टिफनेस पढ़ी थी। ठीक है, एग्जांपल में लेता हूँ, स्प्रिंग की लेता हूँ मैं। ठीक है, स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ। स्प्रिंग में अगर कोई आपने लोड लगा रखा है, ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है की स्टिफनेस है के, और यहाँ पे आपने लोड लगा रखा है एफ। ये आपने लोड लगा रखा है एफ। तो इस लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा, यानी फोर्स और डिफ्लेक्शन के बीच में रिलेशन आपको पता है, एफ इक्वल टू के इंटू डेल्टा। ठीक है, रिलेशन आपने पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू के इंटू डेल्टा। ठीक है, ये आपने सोम में रिलेशन पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्स इक्वल टू स्टिफनेस इंटू डेल्टा। अगर मैं यहां से स्टिफनेस निकालूं तो के इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा, दैट इज फॉर द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग के लिए स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो स्टिफनेस आपकी किसी भी स्प्रिंग के लिए होती क्या है, ये होती है आपकी फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, अगर डेल्टा की वैल्यू 1, तो ये कहलाएगी आपकी स्टिफनेस फॉर द स्प्रिंग। ठीक है, अगर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग को आपको डिफाइन करना है तो यही आपकी डेफिनेशन होती है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज द यूनिट डिस्प्लेसमेंट। और ये आपकी स्टिफनेस कौन सी है, बिकॉज ऑफ द एक्सियल फोर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्टिफनेस। ये कौन सी स्टिफनेस है, एक्सियल स्टिफनेस। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करोगे तो ये होती है आपकी फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, और ये स्टिफनेस आपकी है एक्सियल स्टिफनेस। ठीक है, सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है रोटेशनल स्टिफनेस। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है रोटेशनल स्टिफनेस। अगर आप रोटेशनल स्टिफनेस की बात करेंगे तो इसी वे में अगर आप रोटेशनल स्टिफनेस को अगर आप डिफाइन करें तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। तो ये रोटेशनल स्टिफनेस आपका मोमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये एक्सियल आपका फोर्स पे, तो रोटेशनल आपका मोमेंट पे। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे हम, तो हम बोल सकते हैं इसको मोमेंट रिक्वायर्ड टू कॉज द यूनिट स्लोप या यूनिट रोटेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोमेंट रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट रोटेशन, यूनिट रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशनल स्टिफनेस, रोटेशनल स्टिफनेस, रोटेशनल स्टिफनेस। और इसको हम लोग नोट करेंगे एस इक्वल टू एम अपॉन थीटा से। ठीक है, तो एस इक्वल टू मोमेंट रिक्वायर्ड टू कॉज द यूनिट रोटेशन वेयर थीटा इक्वल टू 1।
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल स्टिफनेस। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो जनरली जो भी मोमेंट आपका आएगा, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो आप पढ़ोगे अभी ये स्टिफनेस फैक्टर और रोटेशनल स्टिफनेस, इसके बाद एक चीज आप पढ़ोगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, वो सेम ही चीज है दोनों, लेकिन जस्ट कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर भी पढ़ाऊंगा इसके बाद। ठीक है, सेम ही चीज है, यूज सेम है दोनों का। इन दोनों का काम ये होता है कि किसी भी मेंबर में, जैसे आपका ये कोई मोमेंट है, ठीक है, ये कोई मेंबर है, यहाँ पे आपने मोमेंट लगा दिया, ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है इस रिजिड जॉइंट से ये मोमेंट आपका ट्रांसफर होगा इन चार के चार मेंबर्स में, तो ये डिपेंड करता है आपका स्टिफनेस पे। मेंबर की जो स्टिफनेस होगी उस स्टिफनेस के बेस पे ये आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक मेंबर पे जो रिजिड जॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस मोमेंट का, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हमें स्टिफनेस फैक्टर, रोटेशनल स्टिफनेस या रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो जिसकी वजह से आपका ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो एमडीएम में इसके बिना काम नहीं चलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ। आज की एप्टीट्यूड कितने बजे से? एक से ना, 1 बजे से ना? अच्छा, एक से कह रहे थे कल। ठीक है, केस 1 इसमें डालिएगा सबसे पहले, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। सबसे पहला केस 1 लिखिएगा इसमें, जब आपका फार एंड फिक्स कर रखा, तीनों केस में हमें ये चीजें पढ़नी है, स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यूज। ठीक है, तो पहला आपका केस 1, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, जब आपने फार एंड को फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो इस केस में जो रोटेशनल स्टिफनेस होती है एस, इसकी वैल्यू आपकी एम अपॉन थीटा इक्वल टू हो जाती है आपकी 4EI अपॉन एल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 4EI अपॉन एल आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है रोटेशनल स्टिफनेस की इन केस ऑफ फार एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाएंगे तो फार एंड फिक्स के केस में कल हमने पढ़ा था, ठीक है, ये आपका फार एंड फिक्स है और यहाँ पे ये आपने हिंज कर दिया। ठीक है, तो इस केस में हमें निकालना है मोमेंट रिक्वायर्ड टू कॉज द यूनिट रोटेशन ना। तो अगर आप यहाँ पे एक कोई मोमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप मोमेंट अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली बात ये आपने मोमेंट लगा दिया, जैसे यहाँ पे बी एंड पे, ठीक है, ए एंड बी पे एक मोमेंट आपने लगा दिया, तो इस मोमेंट की वजह से अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा यहाँ पे। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप आप बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे स्लोप 0, बिकॉज ये आपका फिक्स एंड है।
और ये आपका स्लोप नॉट इक्वल टू 0 होगा एट द एंड बी। ठीक है, स्लोप की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्लोप की डायरेक्शन आपका जो मोमेंट है उसी की डायरेक्शन पे यहाँ पे आपका स्लोप लगेगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी होगी, ये है थीटा बी, और इस थीटा बी को 1 बनाने के लिए जितने मोमेंट की रिक्वायरमेंट है वो हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो स्लोप एट बी को 1 बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, जितने हमें मोमेंट की रिक्वायरमेंट है वही मोमेंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसी को हम लोग रोटेशनल स्टिफनेस कहने वाले हैं या स्टिफनेस फैक्टर कहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके प्रूफ की, तो देखो यहाँ पे प्रूफ कैसे करते हैं इसको हम लोग, सिंपल सा है। ठीक है, कल आपने चीजें कुछ निकाल रखी हैं, एस इक्वल टू होता है एम अपॉन थीटा। ठीक है, थीटा बी हो जाएगा, अगर आप बी की बात करोगे तो एस इक्वल टू एम अपॉन थीटा बी। तो थीटा बी को 1 करने के लिए कितने मोमेंट की रिक्वायरमेंट है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे एम अपॉन थीटा बी कल आपने निकाला था, अगर याद हो, मैंने बोलता आगे काम आएगा आपका, कितना था, एम एल अपॉन 4 निकाल रखा है पीछे, देखो m/2 जहां पे कैरी ओवर मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट था उसी में निकाल रखा है थीटा बी नेट। ठीक है, तो थीटा बी नेट मैंने कल निकाला था ml अपॉन 4 ml अपॉन 4 जब m से m कैंसिल हो गया तो ये निकल के आ गया आपका 4 अपॉन l, तो ये निकल गया आपका 4 अपॉन l। ठीक है, so that is the rotational stiffness, this is the rotational stiffness for a beam with far end fixed। ठीक है, तो ये आपका था प्रूफ, इसका इजी सा ही है। ठीक है, जितना इजीएस्ट वे हो सकता है उतना इजीएस्ट वे में बताऊंगा ये चीजें। तो m इक्वल टू निकल के आ गया, दैट इक्वल टू 4 अपॉन l। ठीक है, दैट मोमेंट विल बी 4 अपॉन l। नेक्स्ट उसके बाद केस 2, व्हेन फार एंड इज हिंज्ड और सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, केस 2 है आपका, व्हेन फार एंड इज हिंज्ड और सिंपली सपोर्टेड। जब आपका फार एंड हिंज्ड है या सिंपली सपोर्टेड है, तो उस केस में अगर मैं बात करूं एस की, जो कि m अपॉन थीटा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन l। ये होता है आपका 3 अपॉन l। ठीक है, तो रोटेशनल स्टिफनेस अगर आपकी मैं बात करूं फार एंड हिंज की, तो उस केस में ये होती है 3 अपॉन l। अगर मैं बात करूं ये निकला कैसे, तो जरा देखिएगा इसको यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फार एंड अब आपका हिंज है। ठीक है, ये एंड आपने हिंज कर दिया, ये ऑलरेडी आपका हिंज था, या जो भी करना है आपको ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एंड है। देन अगर आपने नियर एंड में कोई मोमेंट अप्लाई कर रखा है, ठीक है, ये मोमेंट आपने अगर यहाँ पे अप्लाई कर रखा है m, ठीक है, इस m की वैल्यू बतानी है आपको। पहले तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप जब आप बनाएंगे तो आप दोनों जगह रोटेशन पॉसिबल है, तो डिफ्लेक्टेड शेप आपका ये बन के आएगा, जहां पे थीटा a, दैट इज द थीटा a, और ये वाला आपका रीजन रहेगा थीटा b का, और इस थीटा b को ही आपको क्या करना है, 1 करना है। थीटा b को ही आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। तो मोमेंट रिक्वायर्ड टू मेक द स्लोप इक्वल टू 1, ये आपको कैलकुलेट करना है इस केस में। तो जब आप यहाँ पे इसका प्रूफ करेंगे, कैसे इसको निकाला, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत इजी प्रूफ है इसका, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ये होता है एस इक्वल टू एम अपॉन थीटा बी, और एम अपॉन, अगर थीटा बी की मैं बात करूं तो ये केस तो आपने पढ़ ही रखा है, एम एल अपॉन 3 सिंपल। तो ये होता है आपका एम एल अपॉन 3 ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन एल, बस सिंपल। m इक्वल टू 3 अपॉन एल, तो m इक्वल टू 3 अपॉन एल आपका निकल के आ गया यहाँ पे। व्हेन फार एंड इज हिंज्ड और सिंपली सपोर्टेड, उस केस में आपका कितने मोमेंट या स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट होगी,
टू मेक द स्लोप इक्वल टू 1. देन फाइनल केस यहाँ पे आता है आपका केस नंबर 3. एक केस और होगा इसके बाद, केस 3 फाइनल केस है. दैट इज द केस 3. फॉर अ कैंटिलीवर बीम व्हेन मोमेंट अप्लाइड एट फ्री एंड. फॉर अ कैंटिलीवर बीम मोमेंट अप्लाइड एट फ्री एंड. ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम के लिए आपने मोमेंट अप्लाई कर रखा है कहां पे? फ्री एंड पे. तो इस केस में जो वैल्यू होती है आपकी, दैट वैल्यू एस इक्वल टू ई आई अपॉन एल होती है. ठीक है, जो वैल्यू आपकी निकल के आती है एस इक्वल टू ई आई अपॉन एल. अगर आप इसका बनाओगे, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में आपने फार एंड पे मोमेंट लगा रखा है ये, ठीक, सॉरी नियर एंड पे मोमेंट अप्लाई कर रखा है आपने. जब इसका डिफ्लेक्टेड शेप आप देखोगे तो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा बन के आएगा इसका. दैट इज द डिफ्लेक्टेड शेप. तो अगर यहाँ पे इसका चेक करोगे, ठीक है, ये अगर चेक करोगे तो दैट इज द थीटा. ये आपका बी है, दैट इज ए. और ये आपका जो होगा स्लोप यहाँ पे होगा थीटा बी आपका स्लोप है. इसी थीटा बी को आपको क्या करना है? 1 करना है. ठीक है, तो टू मेक द थीटा बी इक्वल टू 1, व्हाट वी हैव टू डू, प्रूव इसका करोगे अगर आप तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें. एस इक्वल टू एम अपॉन थीटा बी, एम अपॉन थीटा बी. और एम अपॉन थीटा बी की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पे, एम एल अपॉन ई आई, सिंपल. ठीक है, एम एल अपॉन ई आई, तो ये हो जाएगा आपका ई आई अपॉन एल. तो ये निकल के आ गया व्हेन फार एंड इज आपका फ्री. ठीक है, जब आप सॉरी जब आपका कैंटिलीवर बीम है तो आपके लिए ये निकल के आ गया वैल्यू किसकी? रोटेशनल स्टिफनेस की. ठीक है, 3 तो हो गई. लास्ट केस इसके बाद आता है आपका, दैट केस विल बी व्हेन द फाइनल केस आपका यहाँ पे आता है केस नंबर 4. और ये केस आपका रहेगा जब आपका फार एंड आपने फ्री कर रखा है, व्हेन फार एंड इज फ्री. जब आपका फार एंड फ्री है तो कोई भी केस ले लो, जैसे आपका ये हिंज एंड है, नियर एंड, और आपका ये फार एंड है. ठीक है, फार एंड आपका फ्री है. तो इस केस में अगर मैं बात करूं स्टिफनेस की, रोटेशनल स्टिफनेस की अगर मैं बात करूं, तो नियर एंड पे आप लगाइए मोमेंट कोई भी. लेट अस कंसीडर मैंने ये मोमेंट आपका लगा रखा है नियर एंड पे. ठीक है, तो इससे होगा क्या? नियर एंड पे जैसे ही आपने मोमेंट लगा रखा है तो नियर एंड के मोमेंट की वजह से इसमें क्या आएगा? रोटेशन अकर करेगा. तो रोटेशन जैसे ही अकर करेगा तो यानी ये रोटेशन अकर कर गया. जैसे ही आपने क्या करा यहाँ पे मोमेंट इंक्रीज किया, तो मोमेंट इंक्रीज करते ही क्या होगा इसमें? मोमेंट इंक्रीज करते ही क्या होगा? अगेन आपका रोटेशन बढ़ेगा. ठीक है, फर्दर आपने अगर आपने मोमेंट इंक्रीज किया तो फर्दर रोटेशन बढ़ेगा. तो इससे होगा क्या? जितना मोमेंट आप बढ़ाते रहोगे उतना ही इसमें आपका रोटेशन अकर करता रहेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे कि थीटा यहाँ पे इन्फिनाइट है. ठीक है, इस केस में थीटा इन्फिनाइट है. तो यहाँ पे एस इक्वल टू एम अपॉन थीटा करोगे अगर आप, तो एम अपॉन इन्फिनाइट तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0. तो जो भी फार एंड फिक्स है, फार एंड फ्री है, तो उस केस में रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू आपकी होती है 0. ये हो गए 4 के 4 केस आपके. ठीक है, तो ध्यान रखना कि फ्री एंड की कोई भी स्टिफनेस नहीं होती है. अगर कहीं पे भी फ्री एंड अगर आपको दिखे तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? उसकी स्टिफनेस को 0 कर देना है बस.
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला टॉपिक से जो न्यू आ रखा है वहीं से स्टार्ट करना, ये वाला पीछे का कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखना अगला आप लोग लिखिएगा रिलेटिव स्टीफनेस और रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर। ठीक है, अगला है रिलेटिव स्टीफनेस और रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर। इसको हटा दूं, ये हो गया। नेक्स्ट विल बी रिलेटिव स्टीफनेस और रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर। देखिए ये आपका पैरामीटर अगर आप न भी पढ़ो तब भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ये चीज जैसे कि आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है यहाँ से, तभी हमने स्टीफनेस फैक्टर को रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर के फॉर्म में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस वे में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी इसका कोई इतना यूज नहीं है। अगर कई लोग नहीं भी पढ़ाते हैं रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देते हैं, लेकिन कि बताइए रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर आपका होता क्या है इसके लिए, ठीक है। तो आप पहले वाले से भी निकालोगे तब भी आपका सेम ही निकल जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब आप निकालोगे, चेक कर लेना आप लोग, यहाँ से निकालना और पहले वाले केस से निकालना, जो पढ़ा रहेगा आंसर सेम आएगा, लेकिन बस डिफरेंस यहाँ पे इतना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी पड़ती है इससे, ठीक है। सबसे पहली बात तो वही पैरामीटर है ये भी, रिलेटिव स्टीफनेस और रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर, और सेम जो पहला रोटेशनल स्टीफनेस सेम पैरामीटर है। ये आपका बताएगा कि मूवमेंट आपका किस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा मेंबर्स में किसी रिजिड जॉइंट से, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखना ये चीज, जो आपका रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ के से, ठीक है, के से। और ये आपका डिपेंड करता है आई और एल पे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेंथ पे आपका डिपेंड करता है ये रिलेटिव स्टीफनेस या रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर। अगर मैं बात करूं पिछले वाले की रोटेशनल स्टीफनेस की, तो रोटेशनल स्टीफनेस किस पे डिपेंड कर रहा था, ई पे भी डिपेंड कर रहा था, आई पे भी डिपेंड कर रहा था और एल पे भी डिपेंड कर रहा था आपका रोटेशनल स्टीफनेस, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको याद कर लो तो ये आपकी वैल्यूज आपकी बन जाएंगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर इक्वल टू होता है आपका एस अपॉन 4E, ठीक है। तो याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, के इक्वल टू होता है आपका एस अपॉन 4E। तो अगर केस 1 देखो अब आप पहले, ठीक है, केस वन में आपका व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, जब आपका फार एंड फिक्स्ड है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी के इक्वल टू एस अपॉन 4EI, और एस की वैल्यू अभी आपने पढ़ी कितनी, 4EI बाई एल इंटू 4EI ना, तो कहाँ पे, हाँ ये आई नहीं होगा नीचे, इंटू 4E, ठीक है। तो ये ई से ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका आई अपॉन एल, सिंपल, ठीक है। सिंपल सा आपका व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड होगा तो उस केस में आपका रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर आपका रहने वाला है आई अपॉन एल। केस 2 अगर आप देखोगे, व्हेन फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड या हिंज, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में आपका क्या रहने वाला है, दैट इज अगेन के इक्वल टू एस अपॉन 4E। तो एस इक्वल टू आपका रहेगा यहाँ पे आपका 3EI अपॉन एल, 3EI अपॉन एल इंटू 4E। तो ये हो जाएगा आपका 3/4I अपॉन एल। तो ये निकल के आ गया आपका रिलेटिव स्टीफनेस फैक्टर किसके लिए, व्हेन फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। लास्ट केस आपका है केस नंबर 3, उसके लिए तो जीरो ही है, ठीक है। तो दो ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, थर्ड केस के लिए तो ऑलरेडी जीरो है ना ये, तो थर्ड केस के लिए आपका ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, व्हेन फार एंड इज फ्री दैट रिलेटिव स्टीफनेस आल्सो इक्वल टू जीरो बिकॉज एस इक्वल टू जीरो इन दैट केस, ठीक है। तो व्हेन फार एंड इज फ्री, व्हेन फार एंड इज फ्री, so in that case relative stiffness factor equal to s upon 4EI where s equal to 0, तो आपका ये हो जाएगा k equal to 0। so in that case k equal to 0। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना क्या पूछ रहा है आपसे। थ्योरेटिकली एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि रिलेटिव स्टिफनेस और रोटेशनल स्टिफनेस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके ध्यान रखना कि इन चीजों पे डिपेंड करती है आपकी ये स्टिफनेस, ठीक है। तो इनके एप्लीकेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इनका यूज आप प्रॉपर्ली इनका देखोगे कि क्या इनका यूज होने वाला है। और ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पार्ट पूछा गया ऑब्जेक्टिव में मेरे हिसाब से यही पार्ट है, और जो कल पढ़ा रखा है आपका ये पार्ट बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम वाइज,
ठीक है, ईएसी में अगर क्वेश्चन लगाओगे पहले ईयर के तो काफी क्वेश्चन दिखेंगे आपको इनसे। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हेडिंग डालेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगली हेडिंग डालना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में पहले एक लाइन लिखिए, फिर समझाता हूँ मैं इसके बारे में आगे आपको फर्दर, फिर डिस्कस करते हैं इसमें। इसमें लिखिएगा इट इज द रेशियो, ये हटा दो ना, सबका हो गया ना। लिखिएगा इसमें इट इज द रेशियो, it is the ratio in which applied moment, it is the ratio in which applied moment is shared by, it is the ratio in which applied moment is shared by various members meeting at a rigid joint, meeting at a rigid joint। मीटिंग एट अ रिजिड जॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप लिख रहे हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किसके लिए है, रिजिड जॉइंट के लिए, ठीक है। रिजिड जॉइंट से किसी भी मेंबर में किसी मोमेंट का कितना ट्रांसफर है, यानी जैसे आपने क्या करा, कोई मोमेंट अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपने अप्लाई कर दिया मोमेंट यहाँ पे, तो इस मोमेंट का शेयर आपका हर एक मेंबर में कितना जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, ये आपका शो करता है कौन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मोमेंट कितना ट्रांसफर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इनकी स्टिफनेस पे डिपेंड करेगा, जो भी मेंबर्स हैं उनकी स्टिफनेस पे ये चीज डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो टोटल स्टिफनेस एट द रिजिड जॉइंट की अगर मैं बात करूं, टोटल स्टिफनेस एट द रिजिड जॉइंट, जब रिजिड जॉइंट में टोटल स्टिफनेस की अगर आप बात करोगे तो टोटल स्टिफनेस समेशन ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा आपका S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ठीक है। भले ही आपका S4 0 होगा लेकिन मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है।
तो समेशन ऑफ एस इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रोटेशन, क्या हो जाएगा टोटल आपका, क्या हो जाएगा स्टिफनेस। अगर आप इस वे में नहीं करना चाहो, रिलेटिव स्टिफनेस के फॉर्म में निकालो, तो हो जाएगा ये आपका समेशन ऑफ के, ठीक है। रिलेटिव स्टिफनेस के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एस या समेशन ऑफ के। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालो तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू होता है आपका, जैसे कोई भी मेंबर, में एक इमेजिनरी मेंबर कंसीडर कर रहा हूं, एस अपॉन समेशन ऑफ एस या के अपॉन समेशन ऑफ के, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो अगर कोई मेंबर जैसे आपका ए बी सी डी, ठीक है, ये हो जाएगा ई एफ। अगर कोई मेंबर अगर आपका ए बी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए बी अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी के लिए क्या हो जाएगा आपका S1 अपॉन, ठीक है, एग्जांपल में ले लेता हूं यहाँ पे, S1 अपॉन समेशन ऑफ एस और K1 अपॉन समेशन ऑफ के, एज सिंपल एज दैट। यानी हुआ क्या, अगर बेसिक वे में, एकदम बेसिक वे में समझो बिना टेक्निकल के, तो 100 किलोन्यूटन का लोड है कहीं पे, ठीक है। उस 100 किलोन्यूटन के लोड में अगर कोई पर्सन 10 किलोन्यूटन का लोड क्या कर पा रहा है, लिफ्ट कर पा रहा है, तो यानी कितना पार्ट वो लिफ्ट कर पा रहा है, 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट लिफ्ट कर पा रहा है। वही चीज आपका शो कर रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो रिजिड जॉइंट पे ध्यान रखना, रिजिड जॉइंट में जो आपका जो भी मोमेंट आ रहा है, उस मोमेंट का कितना पार्ट आपका इन मेंबर्स में शेयर हो रहा है, ये शो करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की मैं बात करूं, समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एस अपॉन समेशन ऑफ एस या समेशन ऑफ के अपॉन समेशन ऑफ के, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो टोटल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा किसी एक रिजिड जॉइंट में, वो कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। और रिजिड जॉइंट होता क्या है, ये आपको पता ही है कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लोड आल्सो एंगल नॉट चेंज बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। तो इसको करिए, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, अगर स्टिफनेस सेम होगी तो ध्यान रखना वहां पे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे उसमें, ठीक है। अगर स्टिफनेस सेम है तो एम है जैसे यहाँ पे, तो एम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इस वाले में नहीं जाएगा, बस हो गया, क्योंकि फ्री एंड पे आपका 0 रहता है स्टिफनेस, खत्म, ठीक है, इतना ध्यान रखना। हो गया है? नोट इसके नीचे डालिएगा जरा, लिख लो पहले।
लिखिएगा लिखिएगा नोट में, इसके नीचे नोट में लिखिएगा, distribution factors are defined, distribution factors are defined, distribution factors are defined for all members, defined for all members meeting at a rigid joint only, meeting at a rigid joint only. दूसरा पॉइंट लिखिए नोट में, rigid joint is a joint, rigid joint is a joint where the angle between the members, where the angle between the members, angle between the members do not change, angle between the member do not change after application of load also, do not change after application of loads also. ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट आपका ईएस में पूछा गया है, ईएस के स्टेटमेंट में एग्जाम में पूछा गया स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखना ये चीज एग्जाम में आती भी है। तो ये हो गया आपका दूसरा। थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें, उसके बाद इसी में सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, sum of distribution factor of all members, of all members meeting at a rigid joint, sum of distribution factor of all members meeting at a rigid joint is equal to 1, is equal to 1। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका यहाँ पे 1 है, इस रिजिड जॉइंट पे 1 है। जैसे ट्रांसफर हुआ अगर आपका यहाँ पे 0.2, ये भी आपका गया 0.2, ये भी आपका गया 0.2 और यहाँ पे 0 जाएगा, ऑब्वियसली बात है फ्री हैंड है, और यहाँ पे चले गया अगर आपका 0.4। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे समेशन S1 S2 S3 S4 S5 का समेशन करके आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका 1 हम प्रोपोजल लेके चलते हैं, इस 1 के बेस पे ही ये आपका ट्रांसफर होगा हर एक मेंबर पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, if far end is free, if far end is free, if far end is free, its stiffness factor is S, its stiffness factor is S, relative stiffness is K, relative stiffness is K, and distribution factor, and distribution factor R 0। ठीक है, R 0, तो ये 3 के 3 आपके 0 रहेंगे अगर आपका फार एंड फ्री है। किसी को दिक्कत? सब क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद अब करते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इनके बेस पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखते हैं इनको। इसने पूछा है क्वेश्चन, डिटरमाइन स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बी, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बी। ठीक है,
डिटरमाइन स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बी, ये आपको डिटरमाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इंटरमीडिएट में कोई भी सपोर्ट लगता है तो यानी वो रिजिड जॉइंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप निकालेंगे तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। यानी आपको करना क्या है अगर स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बी की अगर बात करेगा तो सिंपल सा है, बी पे आप एक मोमेंट अप्लाई करिए, ये आपने बी पे एक मोमेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाएंगे, अब वहां पे बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिना शेप बनाई भी आ जाएगा, इजी सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे इसका बन के आएगा, आपका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा बन के आएगा, ये डिफ्लेक्टेड शेप आपका बन के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका थीटा बी इक्वल टू आपको क्या करना है, 1 करना है, ये तो रोटेशनल स्टिफनेस है। रोटेशनल स्टिफनेस इज दिस ओनली, ठीक है। यहाँ पे था क्या कि मोमेंट रिक्वायर्ड टू मेक द स्लोप इक्वल टू 1, ठीक है। तो रोटेशनल स्टिफनेस जो आपने इनिशियल में पढ़ा उसका मीनिंग यही है कि आप जो मोमेंट लगाओगे बी में, उसकी वजह से स्लोप आपका बी पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कितना मोमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो पहले वाले केस में देखो बी जॉइंट है, बी पे 2 मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है। एट जॉइंट बी, एट जॉइंट बी 2 मेंबर्स आर मीटिंग, 2 मेंबर्स आर मीटिंग, 2 मेंबर्स आपके मीट कर रहे हैं इस जॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मेंबर मीट कर रहे हैं कौन से, एक तो बी ए, दूसरा आपका बी सी, ये 2 मेंबर आपके मीट कर रहे हैं कहाँ पे, जॉइंट इस पे, ठीक है। तो स्टिफनेस ऑफ बी इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा स्टिफनेस ऑफ बी ए प्लस स्टिफनेस ऑफ बी सी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो मेंबर्स कनेक्टेड है यहाँ पे, उन मेंबर की स्टिफनेस हो जाएगी स्टिफनेस ऑफ बी ए प्लस स्टिफनेस ऑफ बी सी, ठीक है। तो स्टिफनेस एट बी इक्वल टू दैट स्टिफनेस ऑफ बी ए प्लस स्टिफनेस ऑफ बी सी, ये चीज आपको पता ही है, फार एंड फिक्स्ड, फार एंड हिंज, दोनों की केस में आपने पढ़ रखा है। 4EI अपॉन एल, एल की वैल्यूज भी यहाँ पे आपको गिवन है, एल यहाँ पे दिया हुआ है आपको 4 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। 4 मीटर ये है और 3 मीटर आपको ये गिवन है, तो सिंपल सा ही निकल गया आपका स्टिफनेस ऑफ बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एस बी ए, फार एंड फिक्स 4EI अपॉन एल प्लस एस बी सी, फार एंड हिंज, ये पढ़ा आपने अभी 3EI अपॉन एल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4EI अपॉन 4 प्लस 3EI अपॉन 3, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2EI ना, इजी है, कोई दिक्कत। हाँ जो ये बी पे है, हाँ जिसका फारेन फिक्स है, हाँ उसका स्लोप ऊपर है, और हाँ, इस वाले का नीचे, तो 4EI वो माइनस नहीं होगा 4EI अपॉन एल। अपॉन एल माइनस नहीं होगा, क्लॉक वाइज ही थे दोनों, डायरेक्शन सेम ही है ना, ये देखिए। अगर सर ये नीचे होता तो हाँ, उसके बाद अगर आपका स्लोप अगर डिफरेंस हो रहा होता तो फिर माइनस कर सकते थे, लेकिन स्लोप डिफरेंस ऐसा नहीं आएगा किसी जॉइंट में, आपका स्लोप का डिफरेंस ऐसा नहीं आएगा। अगर एक मोमेंट आपने अप्लाई करा है तो ऑब्वियसली बात है स्लोप सेम ही रहेगा ना उस केस में, ठीक है। तो दोनों का स्लोप आपका सेम ही आने वाला है, तो तभी आपने प्लस कर लिया इसको। ठीक है, तो एक जॉइंट पे एक ही मोमेंट से 2 स्लोप आपके पॉसिबल ऐसे हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला आपका यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये गेट 2018 में पूछा गया इन्होंने, ये क्वेश्चन आपका क्या है, इसको कर लो पहले। हो गया, सेम क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या कर दिया, पूछा इन्होंने यहाँ पे आपसे फाइंड स्लोप एट बी, ठीक है। गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्लोप एट बी आपको निकालना है, मोमेंट यहाँ पे दे रखा है आपको 40 किलो न्यूटन मीटर, जरा ट्राई करिएगा इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। निकल जाना चाहिए नॉर्मली आपका, ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सोचिए जरा कि कितना स्लोप यहाँ पे निकल के आएगा, आधा तो सॉल्व कर ही रखा है सामने।
कितना, गुड, हाँ सही है, 20/EI आ गया इसका स्लोप। देखो ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना था आपको। यहाँ पे 40 किलोन्यूटन मीटर का आपको मोमेंट लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये 40 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट आपका स्लोप इक्वल टू 1 के लिए हो, ठीक है। ये कंडीशन नहीं है यहाँ पे अब कि स्लोप इक्वल टू 1 के लिए 40 किलोन्यूटन मीटर का आपका मोमेंट लगा हुआ है। आपने उसके लिए निकालना पड़ेगा कि स्लोप इक्वल टू 1 के लिए कितने मोमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितने की रिक्वायरमेंट पड़ी आपकी, 2EI। 2EI में आपका थीटा भी इक्वल टू 1 है, तो 40EI में कितना होगा, एक एप्टीट्यूड से निकाल सकते हो या उसके अलावा अदरवाइज आप देखोगे तो अभी आपने लिखा एस इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, एम इंटू थीटा, है ना। एस इक्वल टू एम बाई थीटा ना, एस इक्वल टू एम बाई थीटा, तो एम इक्वल टू एस थीटा, ठीक है। एस एम इक्वल टू एस थीटा, तो मोमेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 40, और ये कितना आपका 2EI, निकालना क्या आपको थीटा, बस। थीटा इक्वल टू कितना निकल गया आपका 20/EI रेडियन। यूनिट कोई नहीं है तो रेडियन कंसिडर कर लेना, खत्म। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपका गेट में इन्होंने पूछा हुआ था इससे पहले, ठीक है। तो कुछ है ही नहीं इसमें, एटीट्यूड से भी निकाल सकते हो ये वाला क्वेश्चन आप, ठीक है। डायरेक्टली आपका निकल जाएगा 40/2EI इंटू 1 करके निकल जाएगा ये आपका, ठीक है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड से कैसे निकाल सकते हो, 2EI के लिए अगर स्लोप आपका 1 है तो 40EI के लिए निकालोगे ना, तो ये जाएगा आपका 40/2EI, बस सिंपल, 20/EI, काम खत्म। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका इजी सा क्वेश्चन एक पूछा इन्होंने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, ईएस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन ईएस में आ रखे हैं क्वेश्चन, इनको करते हैं सॉल्व। इसमें आपको निकालना है पहले क्वेश्चन में मोमेंट एट ए। क्वेश्चन है आपका मोमेंट एट ए इक्वल टू, क्वेश्चन है मोमेंट एट ए, ठीक है। ये कोई बीम है सेम जैसा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे LEI, ठीक है, LEI, LEI, ये आपका ए है। यहाँ पे आपको निकालना है मोमेंट एट ए, ठीक है, दैट इज ओ, ठीक है। ए पॉइंट यही है, बाकी तो कोई नोटिफाई करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसमें, कर सकते हो आप इसको सॉल्व। जरा ट्राई करिएगा इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन में। हाँ, WL/3, बस सिंपल सा है, देखिए मुंह पे निकल गया आपका क्वेश्चन ये। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, पहले क्या करिए, इस W को ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो W जब आप ट्रांसफर होगा, W जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा W, तो ऑब्वियस सी बात है, जरा देखिएगा ये क्या बन के आएगा फिगर। ठीक है, लोड आपका ट्रांसफर कर दो यहाँ पे। कल ही पढ़ा था ना कि सपोर्ट पे लोड अगर जा रहा होगा तो लोड को भूल जाना, उसके बाद उस लोड का कोई काम नहीं है। कल पढ़ा आपने ये चीज, ठीक है। सपोर्ट पे लोड आ रहा तो उसको भूल जाना, क्योंकि नीचे से एक रिएक्शन डेवलप होगी जो कि बैलेंस कर देगी पूरे के पूरे चीज को, ठीक है। इस लोड के साथ एक मोमेंट भी आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपका, ठीक है। ये मोमेंट आया आपका क्या, W/L। अब मैंने अभी तो बोला आपसे, अगर EI सेम है, यानी I सेम है या EI सेम है दोनों का, E तो सेम रहेगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन I अगर सेम है आपका, तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी आपका मोमेंट उस पॉइंट पे होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे के सारे पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे WL/3, बस सिंपल, ठीक है। तो सारा का सारा आपका ये शिफ्ट हो गया WL/3 पे, ठीक है। WL/3 पे जाएगा ये शिफ्ट, जरा सोचना, WL/3 जाएगा ये यहाँ पे, गड़बड़ हो गया कुछ।
वही मैं भी सोचा था कितना। भाई जो तुमने अभी पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ रिजिड जॉइंट के लिए पढ़ा था, ठीक है। पहले आप क्या करिए, यहाँ पे इसको काटिए, ठीक है, इसकी जगह लिखिए सिर्फ एम। एम इक्वल टू आपको पता है, एम इक्वल टू यहाँ पे लिख देना W इंटू एल, ठीक है। तो जो ये m है, इस m का, ठीक है, इस रिजिड जॉइंट पे यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा, यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो होगा m/3, वो होगा WL/3, ठीक है। तो देखिए जरा, यहाँ पे ये आया आपका m/3, यहाँ पे ये आ गया आपका m/3, यहाँ पे भी ये आ गया आपका m/3। ये इधर पे ट्रांसफर हुआ है m/3 m/3 m/3, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, स्वे तो है नहीं। तो रोटेशन पॉसिबल है तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, फिक्स एंड, इस ए और ओ वाले पार्ट को देखना, ठीक है, ओ वाला पार्ट को, ए और ओ वाले पार्ट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ ना मैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रोटेशन पॉसिबल है, इस केस में भी सेम ही चीज है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो मोमेंट लगा रखा है, ये मोमेंट है आपका m/3 का। अगर कैरी ओवर मोमेंट की बात करोगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, m/6। सिंपल सी बात है, m इक्वल टू कितना है, WL। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका WL/6। ये था कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। मैंने भी ध्यान दिया नहीं, सीधे कर दिया मैंने उसको। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये आपका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे निकलता है, ये ठीक है ना। ये हिंज सपोर्ट मैंने क्यों ले रखा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आपका रिजिड जॉइंट है। रिजिड जॉइंट में सिर्फ और सिर्फ आपका रोटेशन पॉसिबल है, इस केस में यहाँ पे स्वे अकर नहीं कर रहा। और ये आपका जो जॉइंट है हिंज जॉइंट, इसमें भी आपको पता है कि डेल्टा तो यहाँ पे 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ थीटा रहता है। तो सेम ही है प्रॉपर्टी दोनों की। तो इस केस में इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको हिंज, इस रिजिड जॉइंट को मैंने हिंज एज्यूम कर लिया। तो आपका आप देखिए जो बन गया, फार एंड फिक्स वाला केस बन गया। तो फार एंड फिक्स में कल ही आपने पढ़ा था कैरी ओवर मोमेंट होता है m/2, तो m/3/2 यानी m/6 यानी WL/6, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जाएगा, दैट मोमेंट विल बी इक्वल टू द WL/6, ठीक है। कौन सा, हाँ W लोड वाला, बॉटम से जो लोड आएगा, कल कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा ना वही चीज है। देखो यहाँ से एक रिएक्शन ऊपर की ओर जाएगी ना, W, ये W रिएक्शन गई ऊपर की ओर, लेंथ सेम है। तो जितना यहाँ से मोमेंट ट्रांसफर होगा उतना ही यहाँ से भी ट्रांसफर होगा, नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0। तो कल ये चीज मैंने बताई थी आपको कि सपोर्ट पे कोई भी लोड जाएगा, इसका मतलब वो लोड पूरा का पूरा सपोर्ट कैरी कर रहा है। उसके बाद उसका इफेक्ट आप अगले सपोर्ट पे मत लेके जाना, क्योंकि नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा रिएक्शन की वजह से, ठीक है। ये चीज हमने कल प्रॉपर्ली डिस्कस करी थी, मैंने समझाया भी था आपको वहां पे, ठीक है। ईएससी का क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन ईएससी में और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रखा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझे हो तो कॉन्सेप्ट आप निकाल लोगे, जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। मैं देता हूँ उस क्वेश्चन को, इसका बन गया वो ट्राई करिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। अगर आप इसको समझे हो तो ये इजिली निकाल ले जाओगे, और अच्छा क्वेश्चन है, इतना सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये एल एल और ई आई ई आई, ठीक है। तो इस केस में आपको यहाँ पे निकालना है स्लोप एट सी। सी पे आपको यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्लोप एट सी। नहीं, 0 नहीं होगा, कौन है 0 बोलने वाला 0 नहीं होगा।